बच्चों, आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? बताइए। यस। चलिए ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे आप, न्यू चैप्टर, दैट इज वर्क एनर्जी पावर एंड पावर। तो यहाँ पे इसको WPE भी बोल देते हैं, शॉर्ट। अब क्या होता है वर्क एनर्जी पावर, उसको समझने की कोशिश करते हैं भाई। देखिए, तो यहाँ पे वर्क एनर्जी पावर हमें पढ़ना है, तो सबसे पहले हमें वर्क को समझना जरूरी है। वर्क, ये वर्क क्या होता है? तो मैं आपसे पहली बात तो ये बता दूं कि जो रियल लाइफ में वर्क का मतलब होता है ना, जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में वर्क वर्ड का यूज करते हो, वो फिजिक्स में वर्क नहीं है। फिजिक्स का वर्क अलग होता है। फिजिक्स में वर्क तब कहलाता है जब कोई फोर्स लगेगा और उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, वो भी एक कंडीशन होगी, तब हम वर्क बोलेंगे कि हुआ है। नहीं तो वर्क नहीं होता फिजिक्स में, है ना। जैसे आप पेपर है, कल एग्जामिनेशन है आपका, तो आप बहुत पढ़ रहे हैं, रात में बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो वो आप वर्क कर रहे हो डेली लाइफ में। बोलेंगे कितनी मेहनत कर रहा है ये बच्चा, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से वो वर्क नहीं है। वर्क फिजिक्स में तभी होता है जब फोर्स लगता है और डिस्प्लेसमेंट होता है, वो भी एक कंडीशन है। ऐसा भी नहीं होता कि हमेशा फोर्स लगे और डिस्प्लेसमेंट हो तो भी वर्क हो, है ना। वो हमें कंडीशन देखनी है। तो पहले तो माइंड से अपने ये निकाल दें कि रियल लाइफ में जो आप वर्क का यूज करते हो, शब्द का, वो यहाँ फिजिक्स में वैसा ही यूज होता है। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचोगे तो वर्क को कभी समझ ही नहीं पाओगे आप, फिजिक्स के वर्क को, है ना। तो फिजिक्स में वर्क एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसको आप रियल लाइफ के वर्ड से मैच मत करिए, है ना। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये पहली इंपॉर्टेंट चीज है जो इससे रिलेटेड है। फिर वर्क को अच्छा डिफाइन कैसे किया गया? ये फिजिकल क्वांटिटी है, तो फिजिक्स में इसको कैसे डिफाइन किया गया? तो इसको डिफाइन किया गया है कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है इनटू प्रोडक्ट ऑफ एंगल बिटवीन देम, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, है ना। तो इसकी पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं, फिर मैं आपको और ज्यादा एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा बच्चों, मैं एक बात और आपको बता दूं, ये जो वर्क एनर्जी पावर का कॉन्सेप्ट है, ये एक्चुअली में चीजों को आसान करने के लिए लाया गया है। एक्चुअली में क्या है कि हम NLM पढ़ चुके हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जब हम पढ़े तो उसमें बहुत सारी सिचुएशंस को हमने हैंडल किया, बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे, है ना, प्रैक्टिकल सिचुएशन। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी प्रॉब्लम को NLM से सॉल्व करने में बहुत लेंदी हो जाता है। जब न्यूटन जो थे वो किया करते थे क्वेश्चंस को सॉल्व, तो वो NLM के तरीके से करते थे, तो वो बहुत लेंदी होते थे। तो न्यूटन के बाद जो साइंटिस्ट, उन्होंने ये सोचा कि इसका कोई ऐसा टेक्निक निकालो भाई जिससे हम उन्हीं सवालों को आसानी से सॉल्व कर पाए। तो वो टेक्निक है ये वर्क एनर्जी पावर। ये समय के साथ आपको पता चलेगा कि जो सवाल बहुत बड़े होते हैं उनको ये कैसे रिड्यूस कर देता है। ऐसी सिचुएशंस में वर्क एनर्जी पावर बड़ा हेल्पफुल होता है, जो बहुत लेंदी जाता अगर आप NLM की अप्रोच से करोगे तो। लेकिन वही चीज आप वर्क एनर्जी पावर के कॉन्सेप्ट से करेंगे तो वो सिचुएशन बहुत इजीली हैंडल हो जाती है, बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाता है। तो पहले माइंड में ये क्लियर करें कि वर्क एनर्जी पावर जो है, उसका कॉन्सेप्ट आपको डराने के लिए नहीं लाया गया है, उसका कॉन्सेप्ट आपके सवालों को आसान बनाने के लिए लाया गया है। तो जो बहुत बड़े बड़े लेंदी सवाल हैं वो बहुत आसान होंगे। अभी आपको इतना रियलाइज नहीं हो रहा होगा क्योंकि आपने अभी क्वेश्चंस किए नहीं है, लेकिन समय के साथ ये चीज आपको पता चल जाएगी, है ना। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि वर्क एनर्जी पावर का कॉन्सेप्ट क्यों आया है फिजिक्स में। खैर, हम तो वर्क डिफाइन करते हैं, तो आप वर्क को डिफाइन कर सकते हो। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स फोर्स कॉमा डिस्प्लेसमेंट फोर्स कॉमा डिस्प्लेसमेंट एंड कोसाइन ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन
देन यानी कि कहने का क्या मतलब है कि अगर यहाँ पे वर्क की डेफिनेशन अगर हमें समझनी है, तो यहाँ पे बच्चों कोई ब्लॉक है एम मास का रखा हुआ है, इस पे आपने फोर्स ऐसे लगाया और ये फोर्स का डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए ऐसे हुआ, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल थीटा है, तो हम बोलेंगे कि ये जो फोर्स है वो इस ब्लॉक पर जो वर्क कर रहा है वो वर्क होगा एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। अच्छा बच्चों, ये फॉर्मूला आप तब यूज करना जब आपका फोर्स जो है वो कांस्टेंट हो। दिस फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर कांस्टेंट फोर्स। तो ये कांस्टेंट फोर्स के लिए फॉर्मूला यूज होता है। लेकिन अगर आपका फोर्स वेरिएबल है, वो चेंज हो रहा है, तो वेरिएबल फोर्स के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? तो वेरिएबल फोर्स के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि फिर आपको भाई, क्योंकि फोर्स की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है, तो फिर आपको एस पे जाके एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा डीएस का, और वहां पर आपको छोटा सा वर्क डन डी डब्ल्यू लिखना पड़ेगा। तो छोटा सा वर्क डन आप डी डब्ल्यू लिखोगे, तो वहां पे फोर्स होगा एफ इंटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी एस इंटू कॉस थीटा, जो भी एंगल है उनके बीच में। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, अगर आप टोटल वर्क डन निकालना चाहते हो तो आपको दोनों साइड क्या करना पड़ेगा बच्चों? इंटीग्रेशन। तो वेरिएबल फोर्स के लिए जो वर्क डन है वो आपको निकाल सकते हो एफ डी एस कॉस थीटा से, एफ डी एस कॉस थीटा। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखें कि ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स कैसी क्वांटिटी है बच्चों? वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। बट इनका प्रोडक्ट है कॉस के साथ। तो कॉस के साथ जो प्रोडक्ट होता है बच्चों वो तो डॉट प्रोडक्ट होता है, और डॉट प्रोडक्ट होता है तो डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है वो तो स्केलर होता है। इसका मतलब वर्क जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। मतलब वर्क डन को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, अगर हमें कांस्टेंट फोर्स के लिए रिप्रेजेंट करना है तो एफ डॉट एस वेक्टर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एफ डॉट एस वेक्टर फॉर कांस्टेंट फोर्स, फॉर कांस्टेंट फोर्स है ना, डॉट प्रोडक्ट ही तो है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वर्क डन जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको वेरिएबल फोर्स के लिखना पड़ेगा, तो आप इसको लिख सकते हो एफ डॉट डी एस, एफ डॉट डी एस। तो इसको डॉट प्रोडक्ट के टर्म्स में भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर होगा। अच्छा बच्चों, जैसे कि आपका जो वेक्टर फॉर्म में अगर दिया है तो फिर डॉट प्रोडक्ट ही करना। जैसे फोर्स वेक्टर कांस्टेंट दे दिया, मान लो आपको एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स जे कैप प्लस जेड कंपोनेंट ऑफ फोर्स के कैप, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको दिया है भाई डी एक्स एक्स कॉम्पोनेंट आई कैप प्लस वाई कॉम्पोनेंट जे कैप प्लस जेड कॉम्पोनेंट के कैप। तो बड़े ही आसानी से आप वर्क डन लिख सकते हो बच्चों। वर्क डन कितना लिखोगे? एफ डॉट एस, डॉट प्रोडक्ट करना आता ही है आपको, एफ एक्स इंटू एक्स हो जाएगा प्लस एफ वाई इंटू वाई हो जाएगा प्लस एफ जेड इंटू जेड हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें छोटा सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डीएस वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो डीएस वेक्टर तो आप जानते हो, एस वेक्टर अगर ये है तो डिफरेंशिएट करो तो एक्स का डिफरेंशिएशन डीएक्स हो जाएगा, वाई का डी वाई हो जाएगा और जेड का डी जेड हो जाएगा। तो ये डीएस वेक्टर जो है वो आप लिख सकते हो कितना? डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप। तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस। तो एफ की वैल्यू ये होगी वेरिएबल फोर्स के लिए, तो वेरिएबल फोर्स का एक्स कॉम्पोनेंट इंटू डी एक्स प्लस वाई कॉम्पोनेंट इंटू डी वाई प्लस जेड कॉम्पोनेंट इंटू डी जेड। तो इस तरीके से आप यहाँ पे वेरिएबल फोर्स के लिए इंटीग्रेशन से वर्क डन निकाल सकते हो। अच्छा बच्चों, वर्क डन के बारे में और हम देखें तो इसकी यूनिट भी आप समझ सकते हैं। भाई एफ एस कॉस थीटा है ना, तो इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों? यूनिट ऑफ वर्क। तो फोर्स की यूनिट जो होती है वो है न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है वो है मीटर, और कॉस थीटा तो यूनिटलेस होता है, नंबर आएगा ये, तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं। तो यानी वर्क की यूनिट हुई न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर। वैसे ही आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर न्यूटन को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, ये भी वर्क की यूनिट है। या फिर इसको डायरेक्टली शॉर्ट में जूल कहा जाता है बच्चों, ये ज्यादा फेमस यूनिट है, इसको ज्यादा यूज किया जाता है। ये जो तीनों यूनिट हैं ये एसआई सिस्टम की है, एसआई सिस्टम की। तो एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज या तो न्यूटन मीटर और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन जो ज्यादा यूज करेंगे या फिर आपको क्वेश्चन में दिया जाता है ये आप लिखेंगे वो है जूल।
जूल साइंटिस्ट का नाम है, उस उनको श्रद्धांजलि दी गई है। ऐसी न्यूटन को जैसे हमने बोल दिया था ना फोर्स की यूनिट, वैसे ही जूल हम बोल रहे हैं वर्क की यूनिट, है ना। और अगर आपको याद हो तो इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है बच्चों, वो होती है अर्ग, है ना। ये यूनिट एंड डायमेंशन में मैंने आपको बताया था। और आपको 1 जूल और अर्ग में रिलेशन भी पता होगा, ये 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है ना। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। तो आई होप सर आपको ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो हैं वर्क के वो क्लियर होंगे, समझ में आया होगा डेफिनेशन। बोलिए बेटा, कोई डाउट? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर ये आपने सर राइट साइड में सर जो सबसे नीचे लिखा है सर, वो FZDY जो लास्ट में लिखा है सर, वहाँ हाँ DZ होगा एफ, ना? हाँ डी जेड होगा, डी जेड होगा, यस सर। गलती से लिख दिया होगा। बोला मैंने डी जेड होगा, लिख दिया डी वाई होगा। एफ जेड इंटू डी जेड होगा, सही कर लो उसको। और कोई डाउट? नो सर। यहाँ तक बच्चों क्लियर है तो फिर आगे बढ़े। मैं ड्राइंग क्लियर करूँ, ये लिख रहे हो अभी? सर यूनिट लिख लें बस। हाँ लिख लो जल्दी से। चलिए बच्चों, डिलीट करें आप। यस सर। चलिए ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखें। तो यहाँ पर आप इसको भी समझें। यहाँ पे कुछ केसेस हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए केस 1 में आपका बच्चों ये जो ब्लॉक है, इस पे फोर्स ऐसे लग रहा है और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो केस 1 मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना है बच्चों? 0 डिग्री। अगर दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है तो फिर वर्क क्या होगा आप सोचें? एफ एस कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू तो 1 होती है ना बच्चों। तो वर्क डन जो है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा। और आप ध्यान से देखो तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, यानी पॉजिटिव वर्क डन का ये मतलब होता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है। वैसे ही आप ध्यान से देखो केस नंबर 2 अगर हम समझें, तो मान लीजिए थीटा आपका 180 डिग्री हो जाए। 180 डिग्री का मतलब क्या है कि इस ब्लॉक पे फोर्स तो ऐसे लग रहा है बट डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, फोर्स ऐसे लग रहा है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे देखो वर्क डन क्या होगा? एफ एस कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू बच्चों -1 होती है, -1। तो ये माइनस हो जाएगा, नेगेटिव आएगा। यानी वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है और वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। तो वर्क डन की पॉजिटिव वैल्यू का क्या मतलब? क्योंकि वर्क डन तो स्केलर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन का तो कोई रोल नहीं है। तो इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू का कुछ सिग्निफिकेंस है। वो सिग्निफिकेंस क्या है कि वर्क का पॉजिटिव होना हमें ये बताता है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। यानी कि जब वर्क डन पॉजिटिव आएगा तो हमें ये समझ में आ जाता है कि जो फोर्स है और वर्क डन है वो सेम डायरेक्शन में है। और अगर नेगेटिव वर्क डन आता है तो हमें ये समझ में आ जाता है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है लेकिन जिन दो क्वांटिटी से मिलके बना है ये, वो तो वेक्टर है ना, तो उनकी डायरेक्शन के बारे में तो पता होना चाहिए। वो वर्क का साइन बताता है, तो पॉजिटिव साइन बताता है कि सेम डायरेक्शन में, और नेगेटिव साइन बताता है आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो आई होप बच्चों ये वाला पॉइंट भी जो है वो क्लियर होगा आपको। फिर इसमें केस नंबर 3 देखें। तो यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए कि जो आपका एंगल है वो एक्यूट है, थीटा एक्यूट है। एक्यूट एंगल का मतलब क्या है बच्चों? कि लेस देन 90 डिग्री, है ना। एक्यूट एंगल का मतलब लेस देन 90 डिग्री। तो कोई ब्लॉक है उसमें डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो रहा है बट फोर्स ऐसा हो रहा है, तो ये एंगल जो है उनके बीच का थीटा है। तो यहाँ पे देखो वर्क डन की जो वैल्यू होगी वो एफ एस कॉस थीटा होगी। और क्योंकि एक्यूट एंगल है लेस देन 90 डिग्री है, तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और कॉस थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है बच्चों।
तो वर्क डन भी आपका पॉजिटिव होगा। यानी कि जब एक्यूट एंगल बनता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, तब भी वर्क डन पॉजिटिव ही होता है। इसका मतलब ये होगा कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में अगर आप फोर्स का कंपोनेंट लो, तो देखो फोर्स ऐसे इंक्लाइंड है, इसका कंपोनेंट नीचे लोगे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा। तो पॉजिटिव वर्क डन का मतलब या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, या फोर्स का कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में। तो उसका कंपोनेंट भी अगर सेम डायरेक्शन में है तो वर्क डन जो है वो पॉजिटिव आता है। लेकिन अगर आप सोचो इन दोनों के बीच का एंगल केस नंबर 4 में जो है ऑप्ट्यूज हो जाए, थीटा ऑप्ट्यूज एंगल हो जाए, ऑप्ट्यूज एंगल है ना, ऑप्ट्यूज मतलब ग्रेटर देन 90 हो जाए, यानी कि यहाँ पे ये ब्लॉक है तो डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो रहा है बट फोर्स ऐसा लग रहा है, तो ये जो एंगल है वो ऑप्ट्यूज है ना। तो इस साइड वाला एंगल मान लो कि थीटा है, तो फोर्स का आप कंपोनेंट करो इस साइड, तो ये एफ कॉस थीटा आएगा। तो आप फोर्स का कंपोनेंट देखो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, और जब कॉस थीटा ऑप्ट्यूज होता है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है, ये भी आपको पता है। तो अगर आप यहाँ पे एफ कॉस थीटा एफ एस 180 माइनस कॉस थीटा करोगे जो कि ऑप्ट्यूज है, तो ऑब्वियसली बात है ये नेगेटिव आएगा, तो वर्क डन जो है वो नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव वर्क डन का मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट या तो अपोजिट डायरेक्शन में, या फिर फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। और जबकि फोर्स का कंपोनेंट अगर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, तो वर्क डन जो है वो पॉजिटिव आता है। तो वर्क डन की पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू का सिग्निफिकेंस ये है कि हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन का आइडिया लग जाता है ना। तो दिस इज द मोर इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें समझनी चाहिए। केस नंबर 5, अगर मैं बोलूं कि एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट और फोर्स जो है बच्चों वो 90 हो जाए। 90 होने का मतलब क्या है कि फोर्स ऐसे ऊपर लगे और जो डिस्प्लेसमेंट है वो आगे की तरफ हो। तो अगर मैं बोलूं तो इसका आप एग्जांपल ये देख सकते हो कि बच्चों अगर पुली है, पुली, तो पुली लगेज को ऊपर रखता है ना रेलवे स्टेशन में, तो ये नॉर्मल कहाँ लगा रहा होता है, लगेज के ऊपर, ऊपर की तरफ, ताकि ये जो सामान है वो नीचे ना गिरे। बट वो चलता आगे की तरफ है, तो डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है और कूली जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ लगा रहा है। तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। कूली बहुत मेहनती है, बट फिजिक्स में उसके मेहनत का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 90 डिग्री पे कॉस 90 बच्चों जीरो हो जाता है। तो वर्क डन जो हो जाएगा एफ एस कॉस 90, तो वर्क डन हो जाएगा जीरो। यानी कि मैंने जैसे आपको बताया था लगे और डिस्प्लेसमेंट भी हो, तो जरूरी नहीं है कि वर्क होता ही होता है, वर्ग जीरो भी हो सकता है अगर उन दोनों के बीच में एंगल कितना है बच्चों, 90 डिग्री का। तो ये बात आपको समझने आना चाहिए। वर्ग तभी होगा एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूज एंगल, तो पॉजिटिव या नेगेटिव वर्क होगा। बट अगर आपका 90 डिग्री पर फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है, तो फिर वर्क डन हमेशा क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। अच्छा, वर्क और कब जीरो होता है, तो सेकंड कंडीशन ये है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक वॉल है, वॉल पर आप फोर्स लगा रहे हो, तो फोर्स तो है बच्चों बट डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो, तो भी वर्क जीरो होगा। यानी वर्क के जीरो होने की एक कंडीशन तो ये है कि 90 डिग्री पे हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, दूसरी कंडीशन ये है कि डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो, या फिर एक बच्चों कार है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जा रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है बट इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, नेट फोर्स इस पे जीरो है क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जा रहा है, तब भी वर्क जीरो होगा, तब भी वर्क जो होगा वो क्या होगा बच्चों, जीरो। तो वर्क के जीरो होने की तीन कंडीशन है, या तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो आपस में, या तो फिर डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो तो फोर्स का कोई रोल नहीं है, या फिर फोर्स जीरो हो बट डिस्प्लेसमेंट हो रहा तो भी वर्क डन जीरो होता है। तो आई होप आपको तीनों कंडीशन जो है बच्चों, मतलब ये सारे केसेस समझ में आए होंगे। तो अब थोड़ा सा आपको वर्क के बारे में थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगा होगा। अभी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। बोलिए बच्चों, समझ में आया क्या? बताइए। यस सर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो डाउट सर। आगे बढ़े, क्लियर कर दूं ड्राइंग? यस बोलो सर। बेटा। चलिए ठीक है। और देखिए,
अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ आपको। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें बच्चों, कई बार मैं स्टूडेंट से क्वेश्चन करता हूँ कि मान लीजिए एक वॉल है और वॉल से लगा हुआ एक बैलून है बच्चों, बैलून है ना। तो आपने सभी ने देखा होगा कि वॉल पर आप बैलून लगा देते हो। इस बैलून को इस पॉइंट पर आप फोर्स लगा रहे हो, एफ। मान लो अपनी उंगली से फोर्स लगा रहे हो, एफ फोर्स लगा रहे हो। तो मेरा सवाल ये रहता है कि वर्क डन कितना होगा। तो बच्चे बोलते हैं कि सर बैलून है, वॉल से लगा हुआ है, आप इसमें फोर्स लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये बैलून तो डिस्प्लेस होगा नहीं, क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे पीछे वॉल है। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, भले ही फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इसलिए बोलोगे आप कि सर वर्क जीरो है। लेकिन ये जो आप आंसर कर रहे हो ना बच्चों, ये गलत है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि हमने तो फॉर्मूला पढ़ा है, एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, और यहाँ बैलून का डिस्प्लेसमेंट जो है वो तो जीरो है सर, तो फिर वर्क तो जीरो होना चाहिए, फिर आप इसको गलत क्यों बोल रहे हो, है ना। ऐसा सवाल पूछते हैं। यहाँ पे एक बच्चों, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, ये जो डेफिनेशन है इसमें आपको डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा समझना पड़ता है। एक्चुअली में जो एफ एस कॉस थीटा में जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये बात समझे आप। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इसको लिखें, थोड़ी सी और अच्छे से हम डेफिनेशन समझते हैं, इस डेफिनेशन को और रिफाइन करते हैं। यहाँ पे जो एस है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी नहीं है, यहाँ पे जो एस है इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जिस पॉइंट पे फोर्स लगा है उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, ये तय करेगा कि वर्क हुआ है कि नहीं हुआ है। बॉडी के डिस्प्लेसमेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूं, जब आप इसको फिंगर से ऐसे दबाओगे बैलून को, तो ये बैलून तो अंदर की तरफ पेनिट्रेट कर जाएगा ना। तो जिस पॉइंट पे आपने फोर्स लगाया वो तो डिस्प्लेस हो गया, एस, ये डिस्प्लेसमेंट। इसलिए यहाँ पे वर्क डन जीरो नहीं है बच्चों। तो इस डेफिनेशन को अच्छे से और समझें, इसको और रिफाइन करें कि एक्चुअली में एफ एस कॉस थीटा में जो एस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, वो पूरी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नहीं है, पूरी बॉडी से कोई लेना देना ही नहीं है। वो डिस्प्लेसमेंट उस पॉइंट का है केवल जिस पॉइंट पर आपने फोर्स अप्लाई किया हुआ है। अगर जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई किया है वो डिस्प्लेस कर जाएगा तो फिर वर्क होगा, फिर वर्क डन जीरो नहीं होगा, है ना। तो जनरली अब, लेकिन अब क्या होता है कि जो आप किताबें पढ़ते हैं या जो हम अभी आगे चलकर प्रॉब्लम्स करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसमें जो बॉडीज होती हैं बच्चों, वो रिजिड बॉडीज होती है। रिजिड मतलब बहुत हार्ड बॉडीज होती हैं, रिजिड बॉडीज होती हैं। तो उसमें होता क्या है कि वो रिजिड बॉडीज में अगर आप फोर्स लगाते हो तो उसमें डिप्रेशन नहीं आता है, मतलब इस तरीके से पेनिट्रेशन नहीं आता है जैसा बैलून में आ गया। तो जितना भाई डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट का होगा उतना ही इस बॉडी का होगा, उसी उसके हर पॉइंट का उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा। इसलिए जनरली किताबों में ऐसा लिख देता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो 1-2% ऐसे भी केसेस हैं जहां पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मैटर करता है, क्योंकि पूरी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा लेकिन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का होगा, तो फिर वहां पर वर्क डन होगा, है ना। तो बाद में और इस पे चर्चा करेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वाले पॉइंट पे, जब हम रोटेशनल मोशन पे आएंगे, क्योंकि वहां पे इसका बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। एक्चुअली में फोर्स की 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अभी तक आपने तीसरी चीज के बारे में नहीं सोचा उतना। आप अभी क्या सोचते थे, फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में, डायरेक्शन के बारे में, लेकिन तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अभी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे इतनी ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं हुई क्योंकि उसका कोई ज्यादा यूज नहीं आया। लेकिन जब आप रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे बच्चों, तो रोटेशनल मोशन में ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वाला जो इंपॉर्टेंट चीज है, पार्ट है फोर्स का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो वहां पे इस पे ज्यादा चर्चा करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आप इतना याद रखें, जो आप वर्क की डेफिनेशन लिखते हैं उसमें एफ एस कॉस थीटा में एस जो होता है, इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, नॉट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ होल बॉडी। ये आपको ध्यान में रखना है ना, तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। बोलिए बच्चों, इसमें कोई डाउट कि समझ में आ गया है, बताइए, बोलिए, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। यस सर। यस लिख लिया है तो मैं क्लियर कर दूं बेटा ड्राइंग। Yes, sir.
चलो ठीक है, और देखो भाई, और देखो, तो यहाँ पर हम सर ये तो कर फिर उस सकते वाली हैं। बॉडी का सर हाँ बोलो बेटा। सर अब बलून में सर हम मारेंगे प्रेशर से उसका वर्क कितना होगा, जीरो नहीं होगा वो तो। तो जितना डिस्प्लेसमेंट होगा, जितना फोर्स होगा, फॉर्मूला तो मैंने बता ही दिया है, कैलकुलेट कर लो अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाए तो, उसमें क्या है। ओके। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए अब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। वर्क के मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए हैं ना, तो न्यूमेरिकल करते हैं, और न्यूमेरिकल के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होंगे, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता चुका हूँ। तो बच्चों जो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करते फिजिक्स में, उनके कॉन्सेप्ट कभी भी क्लियर नहीं होते। फिजिक्स में ये फैक्ट है कि जितना ज्यादा आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे फिजिक्स उतना सीखोगे। थ्योरी आप पढ़ लोगे, थ्योरी पढ़ने से कभी भी फिजिक्स नहीं सीख पाओगे आप, है ना। तो ये बात आपको ध्यान देना है, इसलिए न्यूमेरिकल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक आपकी फिजिक्स वीक इसलिए रहती है क्योंकि आप हमेशा थ्योरी पे फोकस करते थे न्यूमेरिकल्स में, जबकि हमें न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना चाहिए। थ्योरी एक बार पढ़ लो, फिर सॉल्व करो, तो सिचुएशंस बदलती हैं, वहां पे आपको चीजें समझ में आती हैं। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे 2 kg का ब्लॉक है, ऐसा बच्चों, ये सरफेस है, इस 2 kg पे ब्लॉक पर मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, मान लीजिए ये 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, ये मान लीजिए कि 37 डिग्री के एंगल पे लगा रहा हूँ। फिर यहाँ से मान लीजिए कि ऐसे फोर्स लगाया है, ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, और मान लीजिए जो 10 न्यूटन का फोर्स है ये हॉरिजॉन्टल से जो है बच्चों कितने एंगल पे लग रहा है, तो लेट्स सपोज 53। बड़ी सिंपल। तो आपको ये बताना है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, फाइंड, अच्छा इनिशियली ये बॉडी रेस्ट पे थी, फिर ये फोर्सेस लगाए गए, तो इनिशियल वेलोसिटी उसके 0 है, तो आपसे ये बोला जाएगा फाइंड द वर्क डन, वर्क डन बाई नेट फोर्स। नेट फोर्स से आपको वर्क डन निकालना है, नेट फोर्स के कारण वर्क डन निकालना है, एफ नेट की वजह से, इन 5 सेकेंड्स, 5 सेकंड में कितना वर्क डन करेगा नेट फोर्स, ये आपको बताना है। देखो बच्चे, अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो देखो वो भी हम देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये 20 न्यूटन है, 10 न्यूटन है, अब इनका फिर नेट लो, फिर सॉल्व करो, तो इनका नेट निकालना पड़ेगा, तो फिर बहुत वो हो जाएगा लेंदी। आप तो कंपोनेंट करके यूज करो ना, कंपोनेंट से समझ में आ जाता है। तो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं उनके कंपोनेंट बना लो। तो 20 का ये वाला कंपोनेंट होगा, ये कितना कंपोनेंट हो जाएगा बच्चों 20 का, देखो ये वाला कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो 20 का ये जो कंपोनेंट होगा 20 cos 37, 20 cos 37 का मतलब 16। अब ये सब कंपोनेंट वगैरह करना आता है आपको, है ना, इसलिए मैं इसमें टाइम, और ये हो जाएगा 20 sin 37 डेट इज 12। ऊपर की तरफ एक नॉर्मल लग रहा होगा, नीचे की तरफ 20 kg का लग रहा होगा। 10 न्यूटन के भी दो कंपोनेंट है, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, तो 10 न्यूटन का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 10 cos 53, cos 53 3/5, तो ये आ जाएगा 6 बच्चों, और ये आ जाएगा 8। तो सारे कंपोनेंट्स क्लियर होंगे आपके। अब क्योंकि बच्चों इसका डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ है, तो देखो ये 8 न्यूटन नॉर्मल, 12 न्यूटन, 20 न्यूटन, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये सारे फोर्सेस जो वर्टिकल में है वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, तो इनका एंगल डिस्प्लेसमेंट के साथ 90 है। तो हमें पता है जो फोर्स परपेंडिकुलर होता है डिस्प्लेसमेंट का, उसका वर्क डन 0 होता है। तो 8 का, n का, 12 का और 20 का डिस्प्लेसमेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल है, तो उनका कोई वर्क होगा ही नहीं, इसलिए उनको इंक्लूड करो ही नहीं। भाई डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो फोर्स है उसके बारे में सोचो आप। तो नेट फोर्स कितना है, 6 यहां से और 16 यहां से, तो टोटल 22 हो गया बच्चों। तो नेट फोर्स हमारे पास जो बचा इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जिसके कारण वर्क हो रहा है, वो है 22 न्यूटन। अच्छा ये 22 न्यूटन का फोर्स लगा, ये तो कांस्टेंट फोर्स है, ये तो कांस्टेंट फोर्स है, और अगर ये कांस्टेंट फोर्स है तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे भाई, तो ये कांस्टेंट फोर्स अगर इस मास पे लगेगा तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन कितना होगा बच्चों, नेट फोर्स अपॉन उसका मास, दैट इज 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये भी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो 5 सेकंड में आप क्या निकाल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्योंकि u 0 है तो आप डायरेक्टली हाफ at स्क्वायर पुट कर सकते हो। तो डिस्प्लेसमेंट 5 सेकंड्स में आ जाएगा, हाफ a की वैल्यू 11 इंटू कितना, टाइम का स्क्वायर, टाइम 5 सेकंड है तो उसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25 इंटू 11 डिवाइड बाई 2। तो ये बच्चों आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया मीटर्स में।
अब आपको वर्क डन निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट फोर्स है, नेट फोर्स जो है आपका डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे cos 0 हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, तो नेट फोर्स है 22 न्यूटन इनटू जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 25 इंटू 11/2, 2 से ये कैंसिल, तो ये 1 ये 121 इंटू 25, तो 25 से अगर इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 25 1 जा 25, 25 2 जा 50 और 2 जो है वो 52 हो जाएगा और 30, तो ये आ जाएगा भाई जूल में आंसर। तो दिस इज द आंसर टू अवर प्रॉब्लम। बोलो भाई, समझ में आया? सर इसमें आपने एक्सेलरेशन कैसे निकाला? फोर्स अपॉन मास बेटा, न्यूटन सेकंड लॉ, एनएलएम पूरा पढ़ चुके हैं, अब आप ये सवाल कर रहे हो भाई एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए, तो ए Yes, इज sir. इक्वल्स टू एफ नेट बाई ए एम। अब पूरा आपने न्यूटन लॉ पढ़ लिया भाई, सेकंड तो पढ़ा ही, इतने सवाल करा दिए, तो देखो थोड़ा सा है ना, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, इतना प्रैक्टिस कराने का फिर नहीं तो फायदा ही क्या है। बोलो बेटा, आया समझ में? Yes. तो एकदम से 2 नहीं समझ पाई थी मैं कि 2 हम ना kg हमारा का तो बेटा, मास ही मास मास 2 kg मास ब्लॉक का है ना। चलो फिर आगे बढ़े, बच्चों लिख लिया? बोलिए। Yes, sir. क्लियर कर दें ड्राइंग? चलिए बच्चों, तो आज हम यहीं पे इसको एंड करते हैं, बाकी का नेक्स्ट क्लास में और प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करेंगे। Yes, sir. थैंक यू सर।